नमस्ते भारत, कैसे हो आप? अभी यही छोड़ा था ना, ये पीछे यूनिट डायमेंशन वाला क्लास चालू कर दूं यहीं से? इंटरेस्टिंग लग रही है नहीं या कुछ और करना पड़ेगा? देख भाई, नाच के तो नहीं दिखाऊंगा, वही नहीं आता मुझे। ठीक है, तो मैं अब ये कह रहा हूँ, मेरे रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी और पुष्पा, कामिनी सब तैयार हो आप? ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में मैंने बताया था कि डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं किसी ना किसी काम की तो होंगी। और अब वो काम क्या है? पहला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, इस पे ध्यान दो। होमोजिनिटी का मतलब क्या है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक इक्वेशन आपने सबने पढ़ी होगी, तीन इक्वेशन पढ़ाई गई होंगी आपको, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? ये भी पढ़ाई होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम एक चीज बता सकते हैं कि यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही इसका होगा। ठीक है, यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला यूटी का होगा वही हाफ एटी का होगा, एटी स्क्वायर का, और वही डिस्प्लेसमेंट का होगा। अब ये बात हम कह कैसे सकते हैं? देखो भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा वही चीजें ऐड हो सकती हैं और वही चीजें सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पूछो कैसे? अगर मान लो मैं फोर्स को, यानी कि फोर्स को एक्सेलरेशन में जोड़ता हूं तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों? फोर्स को एक्सेलरेशन में जोड़ के मान लो कोई नया डायमेंशन आ रहा है, न्यू डायमेंशन। पहली बात तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है, ये कभी नहीं जुड़ेंगे। इनके जुड़ने के पीछे की शर्त यही है कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। अभी मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। प्रूफ के तौर पे बताता हूं। ये पहला फॉर्मूला देखो, इसी को देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपकी मदद हिसाब से? एल टी माइनस वन। अभी अभी देखा हमने। अरे वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लेंथ टाइम का इसमें। ठीक है, अब देखो यू क्या है? ये भी तो एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो बी भी वेलोसिटी है और यू भी वेलोसिटी है, तो इसका भी वही होगा। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएंगी। अब ये एटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। किसका? एटी का। तो देखो, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? एल टी माइनस टू, और साथ में मल्टीप्लाई किसका है? टी का। तो यहाँ ए टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया आपका एल टी माइनस वन। तो ये इक्वल हो गए कि नहीं? तो यहाँ पे ये इनके डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हैं, इसीलिए इन्हें ऐड किया गया है, इसीलिए इन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया है। मतलब सब्ट्रैक्ट, देखो हम जैसे कि b इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो b इक्वल टू अगर मान लो ये हो जाए, क्या बोलते हैं, ए हे इरेजर, हाँ थोड़ी ज़्यादा रफ हो गई, इतना रफ करना है बस। हाँ, माइनस हो जाए यहाँ पे माइनस हो जाए तो डायमेंशनल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये फॉर्मूला गलत है। यहाँ माइनस का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गया, यही तो है। तो सिचुएशन की पूरी कहानी बदल गई। लेकिन अगर डायमेंशनली देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हो। एस को देखो, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। यू टी का क्या होगा? देखो यू टी का जो हो जाएगा, यू मतलब वेलोसिटी, एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो देखो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? एल टी नहीं आएगा भैया, टी माइनस वन इंटू टी एल ही हो जाएगा। ये भी साथ में हाफ ए टी स्क्वायर का, देखो हाफ ए टी स्क्वायर। आपका तो कोई मतलब नहीं है ये तो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, साथ में टी टू का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये इससे मर जाएगा तो एल ही आएगा ना। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर कोई फॉर्मूला डेरिवेशन में गलत आ जाता है तो कभी कभी साइंटिस्ट लोग इसी चीज का यूज करके पता लगाते हैं कहीं ये डायमेंशनली इनकरेक्ट तो नहीं है, जिससे उनका जो थोड़ा सा दर्द है वो कम हो जाता है ना। बहुत पेन होता है भैया एक फॉर्मूले को निकालने में। ये
आप ही समझ लो भैया, जो लिखी हुई चीज है वो पढ़ने में इतना दर्द है तो चीजें बनाने में तो बड़ा खतरनाक काम होगा ना। तो यहाँ पे देखो एल, इसका भी एल, ठीक है, इसका भी एल, यू टी का, हाफ ए टी स्क्वायर का, इसका सबका। तो ये होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। यहाँ पे जो ऐड हो रही है सबकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। समझ गए आप? अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज ए इक्वल टू ए एक्स प्लस वी टी। तो ये एक्सेलरेशन है, ये ए फॉर एक्सेलरेशन कितना है, ए एक्स प्लस वी टी। वेयर पेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, क्वेश्चन में बोल रखा है। और ये बोल रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ए का बताना है और बी का बताना है, ब्रैकेट में बंद है, तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ए और बी का। तो कैसे बताओगे? देखो जाहिर सी बात है, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके आपको ये तो पता चल गया जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें ऐड हो रही हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और वही इसका होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए एक्स, तो मैं ये लिख सकता हूँ इनके जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो दोनों बराबर हैं। तो एक्सेलरेशन का हो गया है एल टी माइनस टू, ए पता नहीं, एक्स का एक्स यहाँ पे बोल रखा है कि भैया ये जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? एल। तो यहाँ पे एल से एल मर जाएगा, ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा टी माइनस टू। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, आसान है कि नहीं? अब दूसरा बी का निकालना है। किसका निकालना है? बी टी का। तो फिर से दोबारा कंपेयर कर दो इसे, एल टी माइनस टू इक्वल टू वी टी। वी टी, ठीक है, टी फॉर टाइम, तो टाइम का टी रखूंगा, और ये यहाँ पर जाएगा तो बी का आएगा एल टी माइनस थ्री। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम, कौन दिक्कत नहीं सर। तो ये बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख लिया आपने, कितना सिंपल है। चलो एक आध क्वेश्चन और है क्या आगे? अरे बहुत क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो, चलो खुद पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, करो मैं कराऊं? हो गया ट्राई, चलो। देखो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, ये वेलोसिटी ये दे रखी है जिसमें एक्स क्या है? डिस्टेंस है, टी क्या है? टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट? ओ माय गॉड, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए क्या इसमें? कोई बात नहीं, ये एडिटर की गलती होगी, ये एडिटर की गलती होगी। तो कुछ नहीं, उन्होंने बस ये पूछा होगा यहाँ पे ए बी और सी के डायमेंशन फॉर्मूले दे रखे होंगे ऑप्शंस में, है ना? और बस यही पूछा होगा कि ये करेक्ट है कि नहीं है। मतलब मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे होंगे। ए का डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा होगा यहाँ, बी का दे रखा होगा यहाँ, सी का दे रखा होगा यहाँ, ठीक है, फिर से ए का दे रखा होगा यहाँ, कुछ भी दे रखा होगा, डबल दे रखे होंगे। चलो चेक करते हैं, वो तो क्वेश्चन तुम खुद ही निकाल लोगे ना। अब तो ये वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी का होगा भाई ए एक्स का होगा। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन। ए एक्स क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो एल, एल से एल मर जाएगा, तो यहाँ ए का क्या आएगा? टी माइनस वन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे ए का डायमेंशन। तो अगर यहाँ ऑप्शन में टी माइनस वन लिखा होता तो इसी को सही कर देते ठीक है, चलो अब देखो यहाँ बी का डायमेंशन देखते हैं। किसका? वी का। ओ माय गॉड, वी का कैसे देखेंगे सर? तो देखो पहली बात तो यहाँ बी का निकालना इतना आसान नहीं है। पहले देखो सी प्लस एटी लिखा है, क्या लिखा है? सी प्लस एटी। यानी कि इस क्वेश्चन से मेरे को यह पता चल रहा है कि जो डायमेंशन सी का होगा वही डायमेंशन एटी का होगा कि नहीं होगा? एटी होगा कि नहीं होगा? अरे ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ये जब भी तो ऐड होंगे जब इनका डायमेंशन सेम होगा। तो सी का डायमेंशन मुझे नहीं पता, सी इक्वल टू एटी, ऐसा ही तो है। सी का डायमेंशन मुझे नहीं पता, ए का मुझे पता चल गया कितना? टी माइनस वन। मल्टीप्लाई कितना? टी। ओ ये टी माइनस वन और टी फॉर टाइम, ओ ये इससे कट जाएगा यार। सी क्या हो गया? मतलब डायमेंशन लेस, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? एम जीरो हो गया, एल जीरो हो गया, टी जीरो हो गया। ये तो खुद सी साला डायमेंशन लेस हो गया, कैरेक्टर लेस सी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि सर सी इज डायमेंशन लेस, लिख लो इसको। लेकिन 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 हमसे पूछा है वीटी का डायमेंशन, ये खुद डायमेंशन लेस है।
ये खुद डायमेंशन लेस है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। यानी कि एक तरीके से ये मान लो C+80 कुछ नहीं है, C+80 कुछ नहीं है, 1 मान लो इसको। कॉन्स्टेंट ही तो एक तरीके से जब डायमेंशन लेस है तो, है ना, तो 1 मान लिया, तो बचा क्या, BT, वेलोसिटी इक्वल टू VT। जब ये करोगे तो ये हो जाएगा LT-1 इक्वल टू V इंटू टी। जब इसमें इसका डिवाइड जाएगा तो आएगा LT-2। तो B का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो ये होगा, वो ये होगा। ओके, तो ये हो गए आपके सामने सारे आंसर। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा होगा, C बोल देगा LT-2, B बोल देगा LT-2 मान लो, A बोल देगा LT। तो आप क्या करोगे, ए सही है आपकी नज़रों में, बी सही है तो बी भी टिक कर दो, क्योंकि कभी कभी जेई मेंस वगैरह में मोर देन वन करेक्ट भी तो पूछ लेता है, तो उसी टाइप का समझो इसे। ठीक है, आगे चलो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। मैं कराऊंगा, मैं हूं तो, नहीं होगा आपसे तो चलो मैं बताता हूं। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ये है एक इक्वेशन है, ये टाइम के साथ कोई फंक्शन है, लेकिन साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन में पोजीशन, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है भाई, भूल मत जाना। हाँ, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो इसका मतलब हो गया वेरिएबल डिस्टेंस है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर रहा हूं, आगे डाउट नहीं आने चाहिए। एक्स टी का मतलब क्या हुआ, कि मतलब पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चला मान लो कोई आदमी, अगले दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर चल रहा है, अगले तीसरे सेकंड में वो चल रहा है 8 मीटर, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी डिस्टेंस और पोजीशन वेरी हो रही है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, एक्स टी, तो वो इक्वेशन दे रखी है कुछ ऐसी, और यहाँ पे बोल रखा है एक्स पोजीशन है। पोजीशन क्या होता है, लेंथ में ही मेजर होगी। टाइम होता है गामा एज डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोल रखा है। ए बी सी फाइंड करना है, ए का, बी का और सी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये बता रही है, गामा तो भाई साहब डायमेंशन लेस है, बचा क्या है यहाँ पे, रूट के अंदर सी टी। ठीक है, एक बात बताओ, पहली इक्वेशन मैं कहां से बना सकता हूँ, ये एक्स है, ये टी भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। ये टी का मतलब ये है कि बस डिस्टेंस वेरी हो रही है, डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी हो रही है, लेकिन रहेगी तो वो डिस्टेंस ही ना। तो उसका डायमेंशन क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैं ये चीज लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, ये गामा खुद डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो जब रूट, हाँ रूट हटा ही लो, पहले रूट हटा लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गामा सी टी, और सी का निकालना है, मैं सी का निकालना है, तो ये हो जाएगा L2 और ये टी नीचे आ जाएगा, गामा खुद डायमेंशन लेस है तो सी ये हो जाएगा L2, टी ऊपर जाएगा तो T-1, सी का ये डायमेंशन आ गया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कितना सिंपल है, सी का डायमेंशन पता चल गया। अब हमें किसका निकालना है, ए और बी का। आसान है, देखो देखो देखो, एक बात बताऊं, मैं अगर ए और बी का इसमें मल्टीप्लाई करूं, किसमें, छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे देखो ई की पावर क्या है, बीटी, ई की पावर क्या है, बीटी, और मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ भी हो बीटी है, यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में बीटी है, तो ये एक्चुअली में क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो बीटी क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M0 L0 T0, यही तो लिखूंगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी को। तो बी क्या हो जाएगा, टी का डायमेंशन होता है टी, इसका नीचे डिवाइड लगेगा ना, तो जब इसका नीचे डिवाइड लगेगा तो आएगा M0 L0 T0 अपॉन टी। ठीक है, अब जब ये टी ऊपर जाएगा तो बी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा सिर्फ T-1, और तो सारे ये भी जीरो, ये भी जीरो, बी का डायमेंशन आया T-1। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो एक्स ए अपॉन वी मल्टीप्लाई 1 क्या हुआ, एक्स इक्वल टू ए अपॉन वी, यही तो हो गया। ए बी का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रो, ए बी का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक बात बताओ, एक बात बताओ, बी का डायमेंशन आपको पता चल गया कितना है, T-1, एक्स का आपको पता है L, बी का आपको पता चल गया T-1, ए का निकल आया। ठीक है, तो इतना सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं बस दिमाग लड़ाना है। ये यू 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 इसके इक्वल उसके इक्वल, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बस कर लो, फटाक से हो जाएगा, फटाक से, है ना, कर लोगे ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल लगे, है ना। 2-3 क्वेश्चन और करना अपनी तरफ से। चलो एक मैं खुद ही करा दे रहा हूं और करा दे रहा हूं। इफ पी क्यू एंड आर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, खींचो उसमें से इंफॉर्मेशन, और देखो साला क्या क्या रहा है। पी क्यू एंड आर हैव डिफरेंट डायमेंशंस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैलिड ऑपरेशन। ये कह रहा है कि पी क्यू आर के जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑपरेशन ठीक है। तो देखो पी प्लस क्यू हो नहीं सकता क्योंकि इनकी डायमेंशन अलग अलग है, तो ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। पी क्यू और आर, मतलब पी इंटू क्यू करो और आर में जोड़ दो, ये भी कह पाना जो है सही नहीं है एकदम, क्योंकि हमें क्या पता इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसका क्या होगा, तो ये भी कह पाना बेकार है। सेम इसके लिए ये भी कह पाना बेकार है। तो लेकिन हम यहाँ पे एक चीज समझ गए कि P इंटू क्यू हो रहा है, यानी कि अलग अलग डायमेंशन जिस क्वांटिटी के होंगे वो मल्टीप्लाई हो सकती है और डिवाइड भी दे सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था इसलिए मैंने काट दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, यहाँ पे नोट डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटी, अरे पूरा ही लिख दो यार, क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बट कैन नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। लांगुर, लांगुर का मतलब जानते हो, हमारी तरफ लड़कों से लांगुर भी कह देते हैं। समझ में आ रहा है। आगे चलें, यही कॉन्सेप्ट है सिंपल। देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट का कन्वर्जन, जैसे कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये बचपन में सीखा है आपने। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे किया, ये क्या है, ये नंबर है, ये यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n1 इंटू U1, मैं कह सकता हूँ ये नंबर है, ये U1 है। अब ये क्या है, कोई दूसरा नंबर है, उसको बोल देता हूँ n2, ये क्या है, यूनिट है उसकी कोई दूसरी यूनिट, n2 U2, ठीक है। ये क्या है, कोई तीसरा नंबर है, ये क्या है, चौथी यूनिट है। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूंगा n1 U1 इक्वल टू n2 U2 इक्वल टू n3 U3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, यूनिट का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट के बराबर है। ये एक फॉर्मूला टाइप का बन गया आपका। यहाँ मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ सारी चीजें, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यूज में कौन सा आएगा, n1 U1 इक्वल टू n2 U2, ज्यादातर ये यूज में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे n1 क्या है, नंबर, ठीक है, U1 क्या है, यूनिट, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो, फर्स्ट नंबर फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड नंबर सेकंड यूनिट, ठीक है। तो n, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं घबरा जाओगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट यूनिट, ओके, n2 सेकंड नंबर, कुछ भी हो सकता है, u U2 इक्वल टू सेकंड यूनिट, ठीक है। अब देखो इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बता रहा हूँ मैं, घबराना मत। जैसे कि देखो मैं चाह रहा हूँ 1 किलोग्राम में, मैं पूछ रहा हूँ हाउ मैनी ग्राम्स इन किलोग्राम, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाउ मैनी ग्राम इन 5 किलोग्राम। तो आप अभी तो तुरंत बता दोगे सर 5000, लेकिन सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, जिससे कोई कठिन क्वेश्चन हो तो वो भी किया जा सके। देखो n1 U1 इक्वल टू n2 U2, ठीक है, समझ रहे हो। हाउ मैनी ग्राम इन 5 किलोग्राम, दे क्या रखा है आपको, 5 किलोग्राम। मान लो ये 5 नंबर वन पे आपने 5 रखा, उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, है ना। n2 क्या है, n2 आपको नहीं पता क्या आएगा,
भाई आपको क्या पता कितने हैं, तो वो नंबर दूसरा हो गया ना, लेकिन यूनिट पता है, यूनिट क्या है, ग्राम, ये हो गया ग्राम। तो देखो 5 को तो यही रहने दो, ये किलोग्राम है। अब किलोग्राम में ग्राम का डिवाइड लगाओ तो N2 निकाला जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको ये भली बात ही पता है, 5 × 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इक्वल टू N2 आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो यानी कि N2 कितना आया, 5000। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज यहीं पे तो लिखनी है, N2 की जगह 5000 लिख दो, GM तो GM है ही है। तो देखो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम सर इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी, ये तो हमने वैसे ही बता दिया। नहीं, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब इस चीज का यूज करेंगे हम, अभी ये आपको सिंपल लग रहा है। ठीक है, इसके कठिन क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम। याद आ गया ना, वो सिस्टम पढ़े थे हमने, यूनिट ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो उसमें सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस सिस्टम पढ़ा था। तो अगर आपसे बोला है कि 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि दद्दा दद्दा न्यूटन को, दद्दा न्यूटन के नाम पे क्या चीज बताई गई है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई है, फोर्स। फोर्स भी तो एक क्वांटिटी है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वही तो न्यूटन होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी जो असली यूनिट होती है वो तो लिख लो। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर, मीटर होता है क्या, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसी चीज को तो 1 न्यूटन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए ना, इसी चीज को तो 1 न्यूटन बोलते हैं। अब देखो अपन N1 U1 इक्वल टू N2 U2 का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता क्या है, 1 न्यूटन पता है, 1 न्यूटन का मतलब ये पता है हमें, एक का मतलब नंबर कितना है यहाँ पे, एक। यूनिट क्या है यहाँ पे, किलोग्राम, मीटर, साथ में पर सेकंड का स्क्वायर। N2 हमें नहीं पता ये नंबर क्या आएगा, मल्टीप्लाई यूनिट, ये कह रहा है कि भैया 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजीएस सिस्टम में। तो हम सीजीएस सिस्टम में भली भांति जानते हैं, C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। यानी कि अब यहां पे किलोग्राम की जगह क्या आएगा, ग्राम, तो इसने साफ साफ बोल रखा है जी। मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। एस की जगह क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट 2 हमें पता है क्योंकि उसने बोल रखा है सीजीएस सिस्टम, मैंने सीजीएस पढ़ाया था आपको तो वो लिख दिया। अच्छा एक बात बताऊं, अब देखो कुछ नहीं है, हमें ये यूनिट से यूनिट मारनी पड़ेंगी जब ये N2 निकाल पाएंगे। वन तो यहाँ पे है ही, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर लिखेंगे, किलोग्राम को 1000, सेंटीमीटर को, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, देखो लिखता जा रहा हूँ मैं साथ साथ में, बच्चों की तरह बताएंगे। ये सेकंड स्क्वायर से कट ही जाएगा ना, ये तो दोनों सेम है। अब यहाँ पे ग्राम आएगा नीचे, ये सेंटीमीटर आएगा, तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम गया, आंसर आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि 10⁵ क्या आया, 10⁵ इक्वल टू N2। N2 की वैल्यू क्या आई, 10⁵। तो यहाँ पे देखो मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पे या यहाँ पे देखो, N2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁵, है ना। ये क्या है, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, या ग्राम को जी लिख देते हैं जी, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो N2 की वैल्यू आई वो ये हो गई, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन को अगर सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ टाइम्स होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और इसको जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे 1 न्यूटन। इस चीज को पता क्या बोलते हैं, जैसे न्यूटन का नाम दिया ना, ऐसे डाइन, डाइन एक ये भी साइंटिस्ट वगैरह रहे होंगे, तो 10⁵ इस चीज को बोलते हैं डाइन। तो ये बोल देते हैं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, अपने बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना। एक लड़का बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि बेबी, हाँ बेबी तुम है ना न्यूटन हो, न्यूटन। तो वो कॉमर्स आर्ट से थी, वो कहती थी वाह बेबी, इतने दिमागदार व्यक्ति से क्यों कंपेयर कर रहे हो आज तुम।
तो उसकी फ्रेंड ने बोला, वो साइंस की थी, वो कहती है देख 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं। तो वो कहती है अच्छा आप मेरे को 1 लाख डाइन के बराबर बता रहे हो। ठीक है, भद्दा जो वेरी भद्दा, वेरी भद्दा। यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सबको पता है जूल होती है, लेकिन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स, या कोई सी भी एनर्जी लिख लो, मान लो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको, mgh तो लिखोगे इसको, m क्या है किलोग्राम, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं मैं, g क्या है ग्रेविटी, क्या ये ग्रेविटी, ग्रेविटी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की क्या हो जाती है इनटू मीटर, इनटू मीटर, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो हमको पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है ये, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये एप्लीकेशन है डायमेंशन का, एप्लीकेशन ही तो है। यहाँ पे मैं फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, n1u1 इक्वल टू n2u2। क्वेश्चंस करोगे ना इसमें बहुत सारे तो मजा बहुत आएगा। n1 कितना है 1 जूल, यहाँ पे 1 है, यूनिट क्या है जूल, तो जूल की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि जूल ये होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी नॉलेज है, होनी चाहिए, IIT जेई की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th में आ गए हो तो अब तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो U2 देखो CGS सिस्टम, फिर से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, किलोग्राम तो ग्राम में हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे स्क्वायर, और सेकंड को सेकंड स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से n2 निकालना है, तो पहले तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1 इंटू 1000, मीटर को 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो मीटर का स्क्वायर है ना ब्रो, तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड को फिर से सेकंड में रखो, 1000 को ग्राम में रखना था ना, यहाँ पे देखो n2। अब देखो करना क्या है, 1000 ग्राम के नीचे ग्राम ले आओ, है ना, 1000 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर ले आओ, सेकंड तो सेकंड पहले ही मार दीजिए, पहले ही मार दी, उठा दो इसे। ठीक है, तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकल के आएगी बढ़िया, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 2 जीरो और आएंगे, तो यहाँ आएगा 10⁻7 n2 की वैल्यू। तो अब इसको यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे n2 है, ये n2 की जगह 10⁻7, और यूनिट क्या है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। तो हम साफ साफ कह सकते हैं ये जो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसी चीज को तो 1 जूल लिखते हैं, इसी चीज को तो हमने 1 जूल लिखा, 1 जूल में जो होते हैं वो होते हैं 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसे है ना एक और चीज पढ़ते हैं अर्घ, इसे क्या पढ़ेंगे हम अर्घ, 10⁻7 अर्घ होते हैं। तो ये जूल जो है यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, इसकी सब यूनिट क्या है अर्घ होती है CGS सिस्टम में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं जूल बड़ी यूनिट है, अर्घ छोटी यूनिट है एनर्जी की, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं अर्घ इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। याद कर लो ये बात याद कर लो मेरे साथ, अर्घ, और 1 जूल में कितने अर्घ 10⁻7 अर्घ, 1 न्यूटन में कितनी डाइन 1 लाख डाइन। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अब देखो टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, प्रोडक्ट टाइप, क्या बोल रहा है ये प्रोडक्ट टाइप, ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डायमेंशन का। प्रोडक्ट टाइप का मतलब यहां पे ये हुआ कि कुछ एक्सप्रेशन आपको अगर ड्राइव करना है, जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/G। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे, बहुत काम आएगा, ये याद कर लेना, है ना। यहाँ पे L होती है लेंथ, G होती है ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा मैं ना सिंपल तरीके से कराऊंगा, देखो मैं सिंपल तरीके से कराऊंगा। देखो आप सबको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया।
लेकिन एक बात बताऊं, एक बात बताऊं मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे पास ये फोर्स है, ये मेरे पास एरिया है, तो इन दोनों को मिला के एक चीज आएगी प्रेशर, इन दोनों को मिला के एक चीज आएगी प्रेशर। मेरे को इसका फॉर्मूला चाहिए, मेरे को इसका फॉर्मूला चाहिए, तो निकालो, कैसे निकालो, निकालो, कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पे एक बात तो समझ में आती है कि प्रेशर को फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखूंगा और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखूंगा। मुझे नहीं पता इसकी क्या पावर आएगी, तो मैंने इसको ए बोल दिया, मैंने इसको डी बोल दिया। ठीक है, समझाने की तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमसे बोला है एफ ए पी, तीन चीजें, प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा वो फोर्स और एरिया के टर्म में आएगा, निकालो। मुझे प्रेशर पी पता है, उसका एरिया बता दिया, फोर्स और एरिया के टर्म में आएगा। मैंने वहां पर बता दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप ही फॉर्मूला ड्राइव हो सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट टाइप हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है कांस्टेंट आता है, आपको पता होगा, ये ए की पावर बी। अब प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपको पता है क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे एल माइनस वन आएगा। ठीक है, ये बताया था ना मैंने, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टू टी माइनस टू, एरिया क्या होता है एल टू, हाँ सॉरी यहाँ तो एल होता है ना सिर्फ, तो यही आ जाएगा, सॉल्व कर लेना है ना, तो यही आ जाएगा। यहाँ कांस्टेंट क्या है, फोर्स का पता ही है आपको, एम एल टी माइनस टू, ये एरिया का पता ही होता है आपको, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो एल टू। ठीक है, अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसकी पावर क्या है ए है, तो यहाँ पे ए ले ली, इसकी पावर क्या है बी है, यहाँ पे बी ले ली, एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर माइनस टू है, सबकी पावर सब पे दे दो ए, है ना। लेकिन ये एल की पावर टू और साथ में बी है, एल टू बी हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये भी एल, ये भी एल, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी कोई दो चीज मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो एम की पावर ए एल ए प्लस टू बी टी माइनस टू ए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या था, एम की पावर वन, एल माइनस वन, टी माइनस टू, पावर क्या, कंपेयर कर लो, कंपेयर पावर, इन क्वेश्चंस में हमें यही करना पड़ेगा, कंपेयर पावर, सिंपल। ए की पावर क्या है वन, है ना। अब देखो ए प्लस टू बी की पावर क्या है एल, एल पे है ना ए प्लस टू बी माइनस वन, यहाँ लिखो ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस वन। अब देखो ए की पावर आपको पता चल गई वन, ये हो गई टू बी, ये माइनस वन, ये इधर पहुंच जाएगा, तो टू बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, यानी कि बी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा माइनस टू अपॉन टू, कट जाएगा तो ये आएगा माइनस वन, है ना। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं, फिर से प्रेशर के फॉर्मूले में रख दो, पी इक्वल टू के, या फोर्स, फोर्स ए क्या रखूंगा मैं, ए इक्वल टू वन, मल्टीप्लाई एरिया क्या लिखूंगा मैं, ए की पावर माइनस वन। ठीक है, तो मेरे प्रिय मित्र, के तो एक कांस्टेंट टर्म है, या मैं के की जगह वन भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तो प्रेशर आ गया यहाँ पे, के की जगह वन रख दे रहा हूँ, तो फोर्स ए की पावर माइनस वन है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या आपने चेक कर लिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, कितना सिंपल है। ये बस क्रॉस चेकिंग के लिए है, नहीं तो आप ये कहोगे सर हमें अगर प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता होता तो यहाँ पे ये डायमेंशन कैसे लिखते। ये भी तो बात है, सही बात है एकदम, ये क्रॉस चेक करने के लिए है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। क्वेश्चन देखो किस तरीके का आता है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी और लेंथ यानी कि एल पे डिपेंड करता है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखो ये अभी जो मैंने टाइम पीरियड बताया था ना, ये पेंडुलम का, ये एक पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी बस फॉर्मूला याद रखो, यही फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, वो प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए, इसकी इसकी कुछ लिमिटेशन भी है भाई, ऐसा नहीं है कि तुमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। प्रोडक्ट टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एल इंटू बी होना चाहिए या एल बाई वी होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एल प्लस ए इंटू बी है, यहाँ पर प्लस आ गया ना, तो ऐसे फॉर्मूले हम कभी ड्राइव नहीं कर सकते इससे, है ना, डायमेंशन का इस्तेमाल, ये याद रखना। चलो तो देखो टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि क्या निकालना है टाइम पीरियड, और किस किस के प्रोपोर्शनल बताया टाइम पीरियड, एक तो बताया लेंथ पे डिपेंड करता है, एक बताया ग्रेविटी पे डिपेंड करता है।
हमें ये नहीं पता अभी कि इसमें डिवाइड लगेगा या मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर क्या होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से ए मान ले रहा हूँ, इसकी बी मान ले रहा हूँ। और दूसरी बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हमको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लिख लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ टाइम पीरियड का वो क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, m0 L0 t की पावर 1। यहाँ m की पावर 0 L की पावर 0 लिखा है मैंने, इसीलिए लिखा है, वो m0 ही बोलेंगे वैसे इसे, इसलिए लिखा है क्योंकि आगे शायद कंपेयर करने में आसानी हो जाए, है ना। तो जो चीज़ नहीं होती वो भी मान लेते हैं उसका 0 लेके। ओके, के एल तो लेंथ हो जाएगी, एल ए, ग्रेविटी का होता है एल टी माइनस 2, मैंने बताया था, तो इसकी पावर भी। तो देखो मेरे प्रिय मित्र, यहाँ के एल ए और ये हो जाएगा एल बी टी माइनस 2 भी, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो लेंथ लेंथ का मल्टीप्लाई, पावर इसकी ऐड हो जाएंगे, के एल ए प्लस बी टी माइनस 2 भी का तो कुछ नहीं, ये आ जाएगा, ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ठीक है, 0 टी की पावर 1। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म के तो रहेगा ही, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हम पावर कंपेयर कर लेंगे, ए प्लस बी, एल की पावर है ना ये, ए प्लस बी, यहाँ पे एल की पावर कितनी है, 0। तो कंपेयर पावर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंपेयर पावर। ठीक है, पावर कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी इक्वल टू 0, और टाइम की पावर क्या है, -2b इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू 1, बी की वैल्यू आएगी -1/2, आएगी कि नहीं आएगी। अगर b की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, a की वैल्यू आएगी 1/2, आएगी कि नहीं आएगी। अब इन दोनों चीज़ों को इस फॉर्मूले में, यानी कि इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, बच्चों की तरह लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 बोथ a एंड b की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, t इक्वल टू के। ठीक है, l की वैल्यू, l की पावर कितनी हो जाएगी, एल पे ये है ना a, यानी कि 1/2, और g की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, g यानी कि -1/2। अरे b किस पे रखना है, g के टो, ये g का टोपा क्या है, b है, तो b का टोपा मैंने, मतलब g का टोपा b यहाँ पे रख दिया बस। अब देखो टाइम पीरियड क्या आएगा, k, देखो 1/2 जहाँ होता है वहाँ रूट ही तो होता है एक तरीके से, तो यहाँ पे हो गया √L। g क्या होता है, g की पावर -1/2, यानी कि g पे भी रूट, लेकिन g नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि ये क्या है, माइनस का, तो इन दोनों पर रूट है ना, तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं शांति से, L/G। एक बात बताओ, यहाँ पे एक के कांस्टेंट टर्म आया, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, t = 2π√L/G। तो इस डायमेंशन की जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसकी मदद से, वो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन लिमिटेशन में एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ऑफ डायमेंशन, पहली लिमिटेशन क्या है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बाई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये बहुत अच्छी लिमिटेशन है, वैसे तो मैंने सारी आगे लिखाई हैं, मस्त है एकदम। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बढ़िया सा, जबरदस्त सा, धांसू सा, यहाँ देखो, हाँ दिखा दूं जादू, देखो, ड्रैग फोर्स ऑन अ बॉल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। तो मुझे भी नहीं पता, नहीं मुझे तो पता है, मतलब अभी तुम्हें नहीं पता कि ड्रैग फोर्स की बात हो रही है, कौन सा फोर्स है, क्या बला है, तो बस आपसे बोला है कि ड्रैग फोर्स ऑन अ बॉल, किसी बॉल पे एक ड्रैग फोर्स लग रहा है एफ, जो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, देखो फोर्स डिपेंड ऑन इट्स रेडियस, तो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसका पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा लो, यानी कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ओके, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईटा पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को ईटा का डायमेंशन नहीं पता होगा या डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसलिए वो दे भी रखा है ना, कह रहा है कि फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर ड्रैग फोर्स, एक्सप्रेशन बताओ ड्रैग फोर्स का क्या होगा। हाँ बेटा, तो यहाँ ए लिख लेते हैं या बी लिख लेते हैं या सी लिख लेते हैं, हमें क्या पता इनकी क्या पावर होगी, माइनस में होगी प्लस में होगी, हमें क्या पता, हम निकालने की कष्ट करते हैं।
तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, एम एल टी माइनस टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट के आएगा, आर की पावर ए। अच्छा आर क्या है, रेडियस, रेडियस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ए होता है, एल की पावर ए। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, बार बार याद नहीं कराऊंगा, याद कर लो बी। ईटा, ईटा का आपको खुद दे ही रखा है तो इसको पुट कर लो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर सी। ओके क्या कर रहा हूं मैं, पागल हो गया ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, एल एल एल, यहाँ पे भी एल है, के तो यही रहने दो, के तो कांस्टेंट है आप सबको पता है। एल की पावर क्या है, यहाँ पे ए है, अच्छा यहाँ पे एल की पावर, अच्छा मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ यहाँ, एल बी टी माइनस बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एम सी ओ एल माइनस सी टी माइनस सी, ये हो जाएगा। तो एल 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 साथ में लिखोगे, टी टी साथ में लिखोगे, लिख लो भाई साहब के, ये भी तो एल है, एल ए माइनस बी माइनस सी, एल की पावर ए माइनस बी क्यों, रुक जाओ गलती हो रही है क्या, एल की पावर ए, यहाँ पे बी, ए ये क्या है प्लस का भी है तो प्लस बी, और ये क्या है माइनस का सी, ठीक है। एल एक बार में लिख दिया, अब टाइम टी, अरे टी, अरे जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है ना, ये भी माइनस बी है ये भी माइनस सी है तो इन्हें ऐड कर दो, माइनस बी माइनस सी, ठीक है समझदार लोग। लेकिन यहाँ पे एक एम और बच रहा है भैया, एम की पावर है सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम एल टी माइनस टू कर लिया, की पावर वन इसकी पावर वन, कुछ नहीं होता तो बन लेते हैं ना, तो यहाँ पे एम यानी कि सी, कंपेयर दिस पावर, कंपेयर दिस पावर, कलरफुल, कंपेयर पावर, शॉर्ट में लिखो, एम की जो पावर है वो क्या, सी इक्वल टू वन, ए प्लस बी माइनस सी एल, क्या है वन, ठीक है। अच्छा टाइम की जो पावर है वो क्या है, माइनस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, कट जाएगा ये माइनस माइनस तो बी प्लस सी इक्वल टू टू आ जाएगा। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई मेरे प्रिय मित्र। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, कर लोगे ना, देखो सी की वैल्यू वन है और तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, रख दो। एक बार माइक चेक कर लूँ, हाँ अभी जान है इस माइक में, बैटरा है अभी इसमें बैटरी है, तो सी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, वन, ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू वन, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ए प्लस बी इक्वल टू आया टू, है ना, और यहाँ से मेरे को पता है बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, टू है, इन सी की वैल्यू फिर रख दूंगा यहाँ पे वन, बी की वैल्यू क्या आएगी वन, ठीक है, तो ए की वैल्यू इस बी को वन यहाँ पे रख दो, दो में से एक जाएगा तो ये भी, ठीक है, यानी कि मेरे पास ए की वैल्यू भी बन आ गई, बी की वैल्यू भी बन आ गई, और सी की वैल्यू भी बन आ गई, तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास, और मेरे को कुछ नहीं करना, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ए है, ए की वैल्यू क्या है वन, रख दो यहाँ पे, बहुत आसान है, वेलोसिटी है, वैल्यू रख दो इसकी भी, बी की वैल्यू वन, ठीक है, और यहाँ पे ईटा है उसकी भी वैल्यू वन है, मैं ये कह सकता हूँ एफ इक्वल टू के ईटा आर वी, ये जो है फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है ना, और ये के जो है अननोन कांस्टेंट है, क्या है अननोन, अभी आप नहीं जानते हो, वैसे मेरे को पता है इसकी वैल्यू क्या है, वैसे के की वैल्यू 6 पाई होती है असलियत में, ठीक है, लेकिन अननोन कांस्टेंट है ये, डायमेंशन फॉर्मूला से नहीं पता लगेगा, तो लेकिन अगर मैं असली फॉर्मूला लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 6 पाई ईटा आर वी, ये होता है ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, जब कोई भी सॉलिड चीज लिक्विड में जा रही है, ठीक है, तो जैसे कि बॉल मान लो पानी में जा रही है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, जब जब ये फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तो आपको जब पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स तो उसमें बताया जाएगा, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर दें ब्रो, इन अ न्यू सिस्टम रेडियस आर, वेलोसिटी वी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है, कोई नया सिस्टम लिया जा रहा है, हमें नहीं पता वो नया सिस्टम क्या है, लेकिन उसमें रेडियस वेलोसिटी ईटा को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि एक नई क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो बोला है फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम, फाइंड
डायमेंशन ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम। तो कुछ नहीं है, ये अभी वाला ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल गया। फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम। अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखो, एक और क्वेश्चन है इसी, यही है क्वेश्चन सेम, पूछने का तरीका देखो। कैसा रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट फोर्स ऑन अ बॉल, इट्स रेडियस आर, वेलोसिटी v एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो गैस कैसे करोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी ए वी सी, उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ ये जो पेच है ये थोड़ा फंस रहा है। पूछो क्यों? इसमें कह रहा है कि भैया कोई नया सिस्टम है जिसमें रेडियस, वेलोसिटी, कोफिशिएंट को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है, जिनसे मिलकर कोई नई क्वांटिटी बनती है। समझ रहे हो ना? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनसे मिलकर कोई नई क्वांटिटी मिलती है, और वो हर एक क्वांटिटी अपने आप में एक यूनिक होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो वेलोसिटी कोई यूनिक है क्या? क्यों? वेलोसिटी में तो एल टी माइनस वन यानी कि लेंथ भी और टाइम भी है, तो ये खुद फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी ही है यार, है ना? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी फर्जी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7 है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आए तो इसी तरीके से करना होगा, घूमना मत, भटकना मत, इसी तरीके से सॉल्व करना। ये पूछने के तरीके होते हैं, घुमाने के तरीके होते हैं। ठीक है समझ में? ओके। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशन क्या होती है? देखो मैंने सारी लिमिटेशन बता दी है, वैसे यहाँ लिख भी रही है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। तेज तेज तो नहीं हो रहा ना? तेज हो रहा है? झूठे झूठ बोल रहा है, नक चढ़े, नहीं पागल बना रहा है मेरे को। तेज हो रहा है, चलो धीरे कर दे रहा हूँ, धीरे कर दे रहा हूँ। साला मेरी जवान ना जल्दी जल्दी चलती है, मैं करूँ क्या? अब आप बोल रहे हो तो मैं धीरे से आहिस्ता 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 अपनी जवान चलाऊंगा। चलो, द रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के की वैल्यू का हमें पता नहीं था, वहां पे हमें 2 पाई आई, ये भी मेरे को याद थी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। और के की वैल्यू वहां पे 6 पाई थी, जब 6 पाई ईटा आर भी लिख रहा था। तो ये हमें डायमेंशन के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा था F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो यहाँ पर 6 पाई मैंने अपनी तरफ से लगाया ना, मेरे को याद थी, आप भी याद करोगे आगे। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल अपॉन जी निकाला, तो 2 पाई मुझे याद था इसीलिए लगाया, नहीं इसमें के कांस्टेंट था, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये एकदम सही आया था, है ना? तो पहली लिमिटेशन तो ये है, ये के की वैल्यू नहीं देगा। दूसरी लिमिटेशन, द डायमेंशनल क्वांटिटी टू बी ड्राइव्ड मस्ट बी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप, यानी कि डायमेंशन क्वांटिटी मल्टीप्लीकेबल टाइप होनी चाहिए। पी क्यू, पी अपॉन क्यू। देखो जो डिवाइड होता है ना उसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि ये पी है, मैं क्यू का डिवाइड लग रहा है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ, पी में 1 अपॉन क्यू का मल्टीप्लाई कर दो। ही ठीक है, समझ में आया? तो जहां भी कहीं प्रोडक्ट टाइप लिखा हो तो उसका मतलब समझना डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की बात हो रही है। ठीक है, पर यहाँ पे आगे लिख रहा है बी कैन नॉट ड्राइव रिलेशन इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर इन्वॉल्व्ड। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है ना, इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, पी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हम नहीं ड्राइव कर सकते डायमेंशनल मेथड से, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। समझे बुझे? लेकिन हम चेक कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इन्हें चेक कर सकते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ना? ये सही फॉर्मूला आया है कि नहीं है, ये मैंने बता दिया है। चेक करना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, भूल मत जाना, नहीं तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा। करूंगा क्या यार, तुम मेरे को फोन की स्क्रीन से तो देख रहे हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? चीज़ों को बढ़िया तरीके से याद भी कर लिया करो, ईयरफोन लगा के बैठा करो, कभी कभी मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, जवान फिसल जाएगी, तो तुम्हारे घर वाले तो मैं फिसा लेंगे फिर कूटेंगे लट से। ठीक है, अब आगे देखो, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन अननोन वेरिएबल आर मोर देन इक्वेशन प्रेजेंट। ये मेथड केवल और केवल कब एप्लीकेबल है? दिस मेथड, देखो अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन बन रही है और 3 ही वेरिएबल है, काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल
ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है कि हमारे पास वेरिएबल 4 हो जाए और इक्वेशन 3 हो जाए, तो चौथा जो आंसर है वो कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारे पास है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल हो जाएंगे। और फोर्स के पास क्या है ब्रो? m0 नहीं, फोर्स के पास क्या है? MLT-2। 1 2 3 कंपैरिजन के लिए 3 चीजें, और यहाँ पे 1 2 3 4 चार वेरिएबल हो जाएंगे ना। अब कष्ट हो जाएगा, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ABCD में से किसी 1 2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए ये मेथड इस जगह एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन मोमेंटम मास वेलोसिटी फॉर्म अ फंडामेंटल सेट? क्या मोमेंटम मास और वेलोसिटी फंडामेंटल सेट रखते हैं? फंडामेंटल सेट का मतलब समझ रहे हो ना? फंडामेंटल वो क्वांटिटी होती है जो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी रखती हो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, मोमेंटम तो पता है आपको, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, मास होता है M, V होता है वेलोसिटी। तो चलो देख लेते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी। हम इसको A रखेंगे, B रखेंगे, मैं नहीं पता अभी A और B की पावर क्या है ना। तो एक बात बताऊं, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे A और B की वैल्यू मिलेगी आपको 1, तो ये आएगा KMB। मोमेंटम का फॉर्मूला आप सबको पता है, P=mb हो जाएगा। A की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पे मोमेंटम जो है फंडामेंटल सेट नहीं है, ना ही वेलोसिटी है, ना ही मास है, तो आंसर आ जाएगा इसका नो। आसानी से दे सकते हो जवाब, है ना। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि मोमेंटम जो है वो खुद मास और वेलोसिटी से मिलके बन रहा है। ये अपने में कोई यूनिक थोड़ी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ जो मास है ना, वही अकेली फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी खुद किसी से मिलके बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन आंसर्स को दिया जा सकता है। चलो, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। यही सारी आसान सी चीजें थी अभी तक, आगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ाऊंगा।